अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों, अगर आप हज पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा आप। हज सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं है, ये पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। इसमें बहुत ढेर सारी ऐसी तैयारियां करनी पड़ती हैं, ऐसी बातों को जानना होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे हज के सफ़र पे हेल्प करे। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस से। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि हम लोग पूरे वक्त जो है मक्कतुल मुकर्रमा में हर वक्त हुज्जाज कराम के साथ में रहते हैं, चाहे वो अरफात हो, चाहे मुज़दलिफ़ा हो, चाहे वो मिना हो, अज़ीज़िया हो या हरम शरीफ हो। और उनकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं उससे एक सबक लेते हैं और ये सारा चीज़ जो है कंक्लूड करके ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं भाई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हज के मकसद को समझ लेना और अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना। समझिए कि हम कहते हैं ना कि हमारी अगर नीयत दुरुस्त हो गई तो बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ जो है हमारे फ़ेवर में आ जाएगी। तो समझिए कि हज पैसे से नहीं होता है, हज जो है दौलत से नहीं होता है, पावर से नहीं होता है, सेहत से नहीं होता है। हज सिर्फ़ और सिर्फ नीयत से होता है। हमारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। और क्या हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी काम इस हज में कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। पहली चीज़ आप ये जान लें कि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि हम ईमान लेकर के आते हैं तो उनकी आज़माइश क्या नहीं होगी, हर एक मोमिन की आज़माइश होगी। तो समझें कि हज किसी आज़माइश से कम नहीं होता है। कदम कदम पे आपकी आज़माइशें होंगी, चैलेंजेस आएंगे, छोटे होंगे चाहे बड़े हों। और हर एक चीज़ पे हमें करना क्या है, हमें सब्र करना है और ये ख्याल करना है कि हम जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है कि अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। हर जगह जो है हमें दुआ मांगना ज़रूरी है। अगर मैं प्रैक्टिकल वे में बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आज़मीन हज के साथ जो है पेश आती हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई आपस में कोऑपरेशन नहीं होता है। इंडिया में या फिर जहाँ से भी वो आ रहे हैं वो अपने घरों में सही सलामती के साथ रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद से अज़ीज़िया में अगर उनको एक रूम में डाल दिया जाता है तो उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन जनरल लोगों के बीच में ऐसा होता है। हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है। वो सोचते हैं कि भाई हम अपना हज अपना अलग करें, वो जिस तरीके से अपना हज कर रहे हैं अपना करें। ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे। भाई हमें अपना भी हज करना है और हमारे साथ अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई परेशान हाल है तो उसकी भी मदद करनी है और वो भी उसको भी ले करके हमें हज कराना है। आपस में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपस में लड़ाई झगड़े ये हर चीज़ से आप दूर हो जाइए। थोड़ा सा सब्र आप कर लें, थोड़ा सा सब्र वो कर लें और सही तरीके से अपना हज मुकम्मल कीजिए अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ और सिर्फ। हज या उम्रे में इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट की जो लिस्ट है, इस पे बेस्ड एक वेबसाइट है जिसका नाम है islamicretail.com। इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। जितनी भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी लिस्ट जो है इसमें मौजूद है और इस पे प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे एडेड हैं। उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप अपनी शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा आप, islamicretail.com। दूसरी चीज़ है फ़िज़िकल प्रिपरेशन। बात करें फ़िज़िकल प्रिपरेशन की तो समझिए हज जो है वो फ़िज़िकल डिमांडिंग जर्नी है। आपको जो है हज के दरमियान बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। अगर आप समझें कि हम हर एक जगह व्हील चेयर या इन सारी चीज़ों से काम चला लेंगे तो बहुत मुश्किल है। चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो अरफात हो, मुज़दलिफ़ा हो, मिना हो, हरम है, हम तवाफ़ करने जा रहे हैं, सही करने के लिए जा रहे हैं, रमी करने के लिए जा रहे हैं या फिर तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। हर जगह जो है आपको चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी स्टैमिना को बिल्डअप कर सकते हैं। आप कोशिश करें एवरी डे कम से कम 30 मिनट 40 मिनट जितना हो सके, जितना आप एक्सटेंड कर सकें। पहले दिन थोड़ा सा कम, उससे उसके अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं, उसके अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ाएं और इस तरीके से करके जितना मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकें, चलने की प्रैक्टिस कर सकें, स्टेमिना को अपने बिल्ड कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है, ये एक तो धूप की तपिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे और लोग जो है चल करके थक जाते हैं। काफ़ी लोग बुज़ुर्ग भी होते हैं, इसमें बच्चे भी होते हैं, जवान लोग की तो कोई बात नहीं है भाई, लेकिन जवान लोगों की भी हालत ख़राब हो जाती है इस चीज़ में। तो प्रैक्टिस सबको ही करना है, चलने की प्रैक्टिस करना है। लोग क्या करते हैं, इवन ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि वो एकदम
हार करके, थक करके और बोलते हैं भाई अब हमसे हज नहीं हो पाएगा, हम यहाँ से क्विट करते हैं और जा रहे हैं अपने अपने अजीज़िया की बिल्डिंग में। ऐसे तमाम लोगों को हमने हाथ पकड़ पकड़ करके मीना में ला करके ड्रॉप करा है और उनको बोला है कि हाजी साहब आपका हज अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी बची हुई है, हिम्मत रखिए, आए हैं तो हज मुकम्मल करके जाइए सही तरीके से। तो आपकी इस जर्नी में आपका सबसे ज़्यादा साथ देगा आपका स्टेमिना। आपको जो है वॉक ज़्यादा करना है, आपको जो स्लीपर आप पहनते हैं वो कंफर्टेबल चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि हम नया नया स्लीपर जो है वो लेकर के आ गए और यहाँ पे पहनना शुरू किए तो भाई हमारे पैर जो है कट गया उस स्लीपर को यूज़ करते हुए। तो समझिए कि जो भी स्लीपर आप हज के दरमियान में यूज़ करने वाले हैं उसको जो है अभी से इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दी ताकि वो आपके पैर में वो सेट हो जाए, ठीक है। और अपने साथ में एक शूज़ ज़रूर रखिएगा आप। शूज़ किस लिए? समझिए कि जब हज आपका जो है आप एहराम से फ़ारिग हो जाते हैं और जब आप रमी करने के लिए जाते हैं या फिर आप जो है तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं उसके दरमियान में काफ़ी चलना पड़ता है आपको जो है मीना से रमी करने के लिए जाएंगे या फिर रमी करके आप जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे, वापस अपने मीना पे आएंगे और जितने दिन रमी करेंगे इसमें चलना काफ़ी पड़ेगा। अगर शूज़ रहेगा तो आपको चलने में आसानी रहेगी। स्लीपर हर जगह जो है आप जो है सिर्फ एहराम की हालत में हैं तो ही आप जो है स्लीपर यूज़ करें। तो आप जो है कंफर्टेबल स्लीपर लें, एक शूज़ ले करके आना ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ ये है कि भाई हाइड्रेटेड रहना और धूप से बचना, जो हीट स्ट्रोक है इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट ईयर का पूरा एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और मैं हमेशा ही ये चीज़ देखता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे चलो थोड़ी बहुत धूप है हम सह लेंगे, लेकिन भाई आप जो है अपने साथ में एक छाता, पानी की बोतलें, ये सब चीज़ें जो है कैरी करें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। आप अगर यंग हैं तब भी आप कैरी करें, ये ना सोचें कि अरे यार चलो हम तो यंग हैं हम हर चीज़ जो है बियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है एक थैला लें और उस थैले में आपकी जो है पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान और आपका छाता हमेशा आपके साथ हो और एक गॉगल्स जो है अपने पास रखें ताकि धूप से आप अपने आँखों की हिफाजत कर सकें। और हो सके जितना ज़्यादा आप जो है शेड का एरिया इस्तेमाल करें। अगर आप हज में हैं, हज में कोशिश करें जहाँ से भी चलना पड़े थोड़ा सा अगर कहीं हमें शेड मिल जाए तो उसका सहारा लेकर के हम चलें और छाता मुसलसल हमारे पास में रहे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगला चीज़ ये है कि लोग जो है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और हज आने के लास्ट टाइम तक उम्रा पे उम्रा जो है करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। समझिए कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम हज करने के लिए आए हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? हज है। हज सही तरीके से मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हज के 5 दिन पहले तो वैसे भी जो है बसें यहाँ पे चलनी बंद हो जाती है मक्कातुल मुकर्रमा में, लेकिन फिर भी जो है लोग टैक्सी करके हरम शरीफ जाते हैं उम्रा करने के लिए। आप कोशिश करें 5 दिन जो आपको मिलते हैं तो आप जो है रिलैक्स करें अपने होटल में, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, 4-5 दिन रिलैक्स करें और अपने हज की तैयारी के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएं, दुआओं के साथ फिज़िकली। और जितनी भी तैयारियां करनी है, पैकिंग जो छोटा मोटा जो कुछ भी करना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको जो है मीना में किस तरीके की क्या तैयारी करनी पड़ती है, क्या क्या सामान आप लेके जा सकते हैं मीना में या फिर अराफात में, ये सारी डिटेल वीडियो जो है आगे आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हज के अरकान के बारे में हमें सही तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी है। हज का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप हज के रिचुअल्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो जो पहले हज कर चुके हैं या फिर कोई आपकी जान पहचान में मुफ्ती है, कोई आलिम है, उनके साथ जा कर के बैठें, ट्रेनिंग इसका जो है अटेंड करें और जितनी भी हज के अरकान हैं उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन लें। आपको जो है प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक सबसे पहली चीज़ ये भाई अजीज़िया में हम जाएंगे तो अजीज़िया में कहाँ रहेंगे, अजीज़िया से किस तरीके से आपको मीना को लेके जाया जाएगा, मीना में आपका कहाँ स्टे होगा, किस तरीके से होगा, मीना में हमें क्या करना चाहिए, कब जो है हमें मीना से अराफात को लेकर के जाया जाएगा, अराफात में हमें क्या क्या दुआएं मांगने के एरिया में जो ट्रेनिंग होता है, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो ट्रेनर्स वहाँ पे आते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है एटलीस्ट आपको जो है वहाँ से मिल जाती है। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखा दूँगा। दोस्तों चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल कैलकुलेशन। हमें पता होना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, हमें कितने पैसे जो है इंडिया से ले करके आने हैं हज पे
और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमें खर्च करना है। तो समझिए कि इसमें पूरी मेरी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, उसमें हर एक चीज़ मैंने इंक्लूड किया है कि यहाँ पे खाने-पीने में आपका कितना पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगेगा लगभग, और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को जाकर के आप देखिए, सारी बातें जो है आपको समझ में आ जाएँगी और आपको जो है कॉस्ट एस्टिमेशन का जितना भी चीज़ें हैं, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है, इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जितने पैसे आप लेकर के आ रहे हैं, उसमें से कुछ पैसे निकाल करके आप साइड में रख दीजिए इमरजेंसी फ़ंड के नाम पे, कि खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती है तो वहाँ से हमारे पैसे जो है इस्तेमाल हो जाएँगे। आपके पॉकेट में जितने पैसे होंगे, हो सकता है आप सारे पैसों को खर्च कर दें, लेकिन अगर हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड है तो आप जो है एटलीस्ट अपने पॉकेट को थोड़ा-सा रोक करके आप इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज़ है करेंसी एक्सचेंज। लोगों का सवाल आता है कि हम करेंसी एक्सचेंज कहाँ से कराएँ? इंडिया से कराएँ या फिर यहाँ से कराएँ, सऊदी अरेबिया से कराएँ? तो बताऊँ कि सऊदी अरेबिया में रेट थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ता है आपको, यानी कि अगर आप मसलन 1000 रियाल जो है, सॉरी 1000 रुपये अगर आप चेंज कराते हैं तो यहाँ पे रियाल में कम पैसे मिलेंगे, इंडिया में एक्सचेंज के पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कोशिश करें आप जो भी पैसे एक्सचेंज करा रहे हैं वो इंडिया से कराएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था, मैं इसी वीडियो में इस चीज़ को इंक्लूड कर लेता हूँ कि इंडिया में जिन भी सोर्सेज से आप पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यहाँ की रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए। जैसे आपका यूपीआई है तो यूपीआई से यहाँ पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास इंटरनेशनल ये डेबिट कार्ड है, उसी से आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड जो इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड, उससे पैसे भी आपके नहीं निकलेंगे। तो जितने भी एक्सचेंज कराने हैं वहाँ इंडिया में आप एक्सचेंज करा करके लेकर के आएँ। अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं तो वापस जा कर के आप एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पैसे आप सफिशिएंट अमाउंट में लेकर के आएँ ताकि आपको यहाँ पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। पांचवा टॉपिक है स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। समझे, हज बहुत ही मुकद्दस सफ़र है, इसमें हमारे रूह की पाकीज़गी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक हमारे रिश्तेदार का नाम ज़रूर होगा जिनसे हम बात नहीं करते हैं, जिनसे हम नफ़रत करते हैं या फिर वो हमसे नफ़रत करते हैं। आपस में मनमुटाव है, दिल में बुग़्ज़ है, 50 चीज़ें जो हैं। आप हज के सफ़र पे आ रहे हैं, आप उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके आएँ। आप उनको माफ़ कर दें, आप उनसे माफ़ी मांग लें, जो भी चीज़ हैं, लेकिन अपने आपस की दूरियों को ख़त्म करें, अपने दिल को पाक करके आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समझिए कि हम अल्लाह ताला से तो माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दें आप, लेकिन हम किसी और को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दूसरों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। प्लीज़ इस हज के सफ़र पे आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है हिंदुस्तान में भाई भाई में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, और हम हज के सफ़र पे आ जाते हैं लेकिन हम उनसे माफ़ी नहीं मांग पाते हैं या फिर उनको माफ़ करके नहीं आते हैं। ये बहुत ही गलत है। अगर मेरा मैसेज ये आप तक पहुंच रहा होगा तो प्लीज़ एटलीस्ट आप तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और ये मैसेज दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि भाई वो भी कुछ ऐसा ही करें। तो अगला पॉइंट है ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जिस भी ग्रुप के साथ आ रहे हैं, अगर हमारा कोई ग्रुप बनाया गया है तो हमें उस ग्रुप के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसका एहतमाम करना बहुत ज़रूरी है। आपका हर एक मतलब जो भी एक ग्रुप होगा उसका एक खादिमुल हुज्जाज होगा, उसके साथ जो है आपको राब्ते में रहना ज़रूरी है। वो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसका मोबाइल नंबर, उसका जो भी आईडी इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। और इस पूरे हज के सफ़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, आपका जो आईडी कार्ड है ना, ये बिल्कुल भी कभी आप जो है अपने गले से उतारिएगा नहीं। इवन आप वॉशरूम में जा रहे हैं तो क्या है, आपका आईडी कार्ड हमेशा ही आपके पास में होना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे तमाम लोगों को देखा है जो इवन मिना में हैं और अपना आईडी कार्ड निकाल करके अपने बिस्तर पर रख दिए, और ये सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हम वॉशरूम जा रहे हैं, हम नहाने के लिए जा रहे हैं, और वापस जब वो वॉशरूम से निकलते हैं तो कहते हैं अरे भाई ये हम कहाँ आ गए, क्योंकि मिना के सारे खेमे जो हैं वो एक जैसे नज़र आते हैं, सब के सब एक जैसे, और वो उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। मिना के खेमों के अंदर कोई वॉलंटियर नहीं होता है, तो वहाँ पे ढूंढने में, अपना खेमा ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आईडी कार्ड रहेगा तो एटलीस्ट आप जो है किसी से भी आप पूछ सकते हैं भाई ये हमारा
खेमा नंबर है, तो वो शख्स जो है आपकी हेल्प करके वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन आईडी कार्ड अगर नहीं रहेगा तो आप बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक इमरजेंसी पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरम शरीफ जा रहे हैं तो हरम शरीफ में आपके इतना ज़्यादा रश रहेगा कि आपके खो जाने का, जब आप बुज़ुर्ग हैं तो जो भी लोग मेरी इन वीडियोस को देख रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ में अपने वालिदैन को, वालिदा को ये सारी चीज़ें समझा करके रखें कि अगर आप हरम शरीफ जाते हैं उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, किसी भी वजह से, तो आप एक लैंडमार्क का एक निशानदेही कर लें कि ये जगह है। खुदा न खास्ता अगर हम कहीं भटक जाते हैं तो इस जगह पे हम मुलाकात करेंगे। वो जगह कुछ भी हो सकता है, आपका जो है हरम शरीफ के पास में वॉशरूम नंबर 3 हो सकता है, या फिर जो बस स्टैंड का एरिया हो गया, या फिर हरम शरीफ के पास से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जहाँ पे घर हुआ करता था, वो भी एक लैंडमार्क के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कुछ भी जो चीज़ आपके ज़हन में आए कि ये सही जगह है, यहाँ पे हम मुलाकात कर सकते हैं, तो हर एक जगह की फ़ोटो वगैरह जो है आप ले करके रखें। अगर आप लोकेशन लेना जानते हैं तो एटलीस्ट आप लोकेशन एक दूसरे को शेयर करके रखें कि भाई ये इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इसकी लोकेशन में ले करके अपनी फैमिली को या किसी को जो है भेज के रख रहा हूँ। जो अगला पॉइंट है वो है सब्र। भाई बहुत ही ज़रूरी है सब्र करना, क्योंकि बहुत ढेर सारी चैलेंजेस जो है आपके रास्ते में आएंगी। पहला चैलेंज क्या आ सकता है, क्राउड को लेकर के। आप हरम शरीफ पहुंचेंगे, हरम शरीफ में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कोई आपको कंधा मार के जा रहा है, कोई पैर पे किसी से लग रहा है, आपको हरम में बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ रहा है, आपको ठीक सामने जाना है, लेकिन वो आपको जो है करीब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला करके आपको जो है वहाँ पे पहुँचना पड़ रहा है। तो इसमें हमें क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि भाई ये क्या है, कैसा निज़ाम है, हम इतना चल रहे हैं, हमको ठीक सामने ही जाना था। हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। जो इंतज़ाम चला रहे हैं हरम शरीफ का, जो वहाँ की पुलिस है, जो वहाँ की शर्तें, उनको बेहद सही तरीके से पता है कि इतना ज़्यादा क्राउड है, उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। वो उसी हिसाब से अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या है, सब्र के साथ जो चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसी की वैसे हमें करती जानी है। दूसरी चीज़ ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमें हरम शरीफ से कब निकलना है। आप समझिए कि जैसे ही नमाज का वक्त ख़त्म होता है, एक अच्छा खासा क्राउड जो है वो बस स्टैंड की तरफ बढ़ता है, जो बस स्टैंड उनको जो है अज़ीज़िया को लेकर के आती है। उस वक्त में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर आपके साथ में बच्चे हैं तो उनके दबने की जो गुंजाइश है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ये काम करें, जब नमाज का वक्त ख़त्म हो तो आप थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा जो है आप इंतज़ार कर लें। आप कुछ और सुन्नतें पढ़ लें, कुछ और नफिल नमाज़ें जो कुछ भी होती हैं वो पढ़ लें, कुछ अपना इबादत कर लें। लेकिन उस वक्त में थोड़ा सा जब देखें आप क्राउड कम हो गया है, उसके बाद से आप निकलें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि आप जो है ज़्यादा रात के वक्त में हरम शरीफ में वक्त ज़्यादा गुजारें, धूप के वक्त में बाहर कम निकलें, अपने बिल्डिंग में रहें, और रात को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। आप रात का पूरा वक्त जो है आप हरम शरीफ में बिताएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप धूप से भी बच जाएंगे और आप अपनी अच्छी तरीके से इबादत भी कर सकते हैं, आप तवाफ़ भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जैसा मैंने आपसे ये कहा कि सेल्फिश ना बने, दूसरों की मदद करें। जहाँ जो कोई भी परेशान हाल दिखे आपको, उनकी हेल्प कर दें। भाई आपकी हेल्प करने से कुछ भी नहीं जाएगा। कोई परेशान हाल दिख रहा है, जा कर के पूछ लें क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, कोई ऐसी हेल्प है जो मैं कर सकता हूँ। ख़ास तौर से जो नौजवान तबका आ रहा है हमारा हज को करने के लिए, उनसे ये रिक्वेस्ट है, आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक दूसरे की मदद करना, हमारे बुज़ुर्गों को साथ में लेके चलना, अपना भी हज कराना और उनका भी हज कराना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई आप सब्र करते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। दोस्तों अगला और आखिरी पॉइंट है पैकिंग इसेंशियल। जितनी भी हमारी ज़रूरत के सामान हैं, इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना करके सिलसिलेवार से उस चीज़ को पैक करके लेके आना। जो भी चीज़ें हमें इमीडिएट तौर पे इस्तेमाल होने वाली है, हमारी मेडिसिन्स, हमारे ग्लासेस 2-3 पेयर ज़्यादा लेकर के आएँ, हमारे स्लीपर्स वगैरह हो गए, हमारी जो पीठ की ये जो बैग होता है इस चीज़ को ले लें, और हमेशा उसमें पानी की बोतलें, कुछ खाने पीने का सामान, छाता हो गया, और जितनी भी चीज़ें हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इसको लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी राशन पानी के हवाले से बात करें, आप थोड़ा बहुत सम राशन पानी जो है स्टार्टिंग के तौर पे आप ले कर के आएँ। बाकी की सारे सामान जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक
ठीक है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत सामान जो है आप पैक करके ज़रूर लेकर के आएँ। दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको ज़रूर मिली होंगी और कुछ ना कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मैं ज़रूर दे पाया हूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके हज में आसानियाँ करें और आपका हज ज़रूर कबूल करें। आप मेरे और मेरे वालिदैन के हक़ में भी ज़रूर दुआएँ करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे डायरेक्टली राब्ता करना चाहते हैं, ऑन कॉल मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ मुझे मैसेज करें। जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं हर एक चीज़ का मैं आंसर करूँगा इंशाअल्लाह। तो चलें इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।